Good morning, class 11th B student. Today we are continue your first chapter, business, trade and commerce. Student, if you look on page number 4, here is a topic, indigenous banking system. It means स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली. ठीक है स्टूडेंट, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं. As economic life progressed, metal began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility. स्टूडेंट, जैसा कि जब मेटल्स प्रचलन में आई तो इसका प्रयोग मुद्रा के तौर पर किया जाने लगा. ठीक है स्टूडेंट. चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. As money served as a medium of exchange, the introduction of metallic money and its use accelerated economic activities. जब मुद्रा के रूप में इसका चलन हुआ मेटेलिक मनी का, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रगति हुई. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्ठी were in use for carrying out transaction in which money passed from hand to hand. और इसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डॉक्यूमेंट्स का यूज होने लगा, यानी कि हुंडी, चिट्ठी, जिससे कि मनी के लेन देन का हिसाब किताब होने लगा. हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वाज प्रोमिनेंट इन सब कॉन्टिनेंट. हुंडी जो प्रथा थी वो सब कॉन्टिनेंट में प्रचलन में थी. इट इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट विच, देखिए ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता था. इसमें क्या बातें रखी गई हैं? वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच अनकंडीशनल. ठीक है, यानी कि एक शपथ होती थी कि आप पेमेंट कर देंगे वगैरह वगैरह. क्लियर है. सेकेंड पॉइंट, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड निगोशिएशन. ठीक है. और इसमें जो बार्गेनिंग होती है, निगोशिएशन होती है, इसमें ये उसकी वास्तविकता पर डिपेंड करता था. ठीक है. आइए, इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन lending money and finance domestic and foreign trade with currency and letter of credit. इसमें कहा गया बेटा, जब स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली प्रचलन में आई तो ऐसे में जो पैसे उधार लेकर व्यापार करने की प्रक्रिया थी वो प्रचलन में आई. इसमें करेंसी का उधार लेना या फिर क्रेडिट. ठीक है, कोई सामान ले लेते हैं आप तो क्रेडिट ले लेना कि हम इतने दिनों में, इतने समय में आपको इस पेमेंट का हैंड ओवर कर देंगे. इसे कहते हैं क्रेडिट लेना. ठीक है. विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद lending इंडिविजुअल फंक्शंस as banker assets and money became an instrument for supplying the manufacturers with a means of producing more goods. स्टूडेंट, यदि आइए इस चीज़ को फिर से समझने का प्रयास करते हैं. बैंकरों के रूप में काम करने वाले बैंकर्स और सेठों से पैसा लेकर निर्माताओं ने अधिक उत्पादन करना शुरू किया है. यानी कि उनके पास जो प्रेशियस मेटल वगैरह थे उसको गिरवी रखकर उसके बदले में पैसे लेकर वो अपने व्यापार को में लगाते थे, जिससे कि वो कार्य कर सकें. ठीक है, अपना पैसा लगा सकें. और ये ऋण उपलब्ध कौन कराते थे? बैंकर्स एंड बड़े बड़े सेठ महाजन. ठीक है. Agriculture and domestication of animals were important components of the economic life of ancient people. यदि हम देखें तो ancient people यानी कि प्राचीन लोग
प्राचीन समय के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन हुआ करता था, ठीक है, और यही उनकी इकोनॉमिक लाइफ का आधार था। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन दे वर एबल टू रेज 2 और समटाइम्स 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। यदि जब कभी फेवरेबल कंडीशन होती थी, यानी कि मौसम खेती के अनुरूप होता था, सही होता था, तो उस वर्ष लोग 2 से 3 फसलें एक वर्ष में उगा लेते थे। इन एडिशन ऑफ दिस, बाय रिस्टोरिंग टू वीविंग कॉटन्स, डाइंग फैब्रिक, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैसनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनके अलावा भी और भी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि वीविंग कॉटन यानी कि बुनाई का कार्य करना, ठीक है, रेशम के धागों से या कॉटन के धागों से। डाइंग, ठीक है, कलर करना, डाइंग फैब्रिक्स, ठीक है, यानी कि फैब्रिक्स धागों को कलर करना। मेकिंग क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाना, यूटेंसिल्स पात्र बनाना। हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ के बने हुए, यानी कि हाथ के बने हुए जो भी सामान होते थे उनको हैंडीक्राफ्ट्स के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे आप मैट बनाएं, चाहे बास्केट बनाएं, ये सभी क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स वर्क हैं। स्कल्पटिंग यानी कि मूर्ति कला। कॉटेज, कुटीर उद्योग। मैसनरीज यानी कि मैसन जो घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, ये सब अन्य कार्य हुआ करते थे प्राचीन समय में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती थी, तो कार्स, बोट्स एंड शिप्स, ठीक है। आइए, दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, और वो इन प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ सरप्लस चीज़ें अपने पास रख लेते थे फ्यूचर के लिए, या फिर उसको सेविंग किया करते थे, ठीक है। यदि उसको सेल करते थे तो उसके पहले के ज़माने में सामान के बदले सामान एक्सचेंज होकर व्यापार हुआ करता था, तो उसको सरप्लस सामान रखते थे ताकि ज़रूरत पड़ने को उसको हैंड ओवर करके उसके बदले में दूसरी चीज़ ली जा सके, ठीक है। आगे बढ़िए। वर्कशॉप्स यानी कि कारखाना वर प्रोमिनेंट, वर स्किल आर्टिसियंस वर्कड एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स विच वर हाई इन डिमांड, ठीक है। समय के साथ कारखानों का प्रचलन शुरू हुआ, जहाँ पर जो स्किल्ड आर्टिसियंस थे, यानी कि जिनके पास हुनर था, ऐसे मजदूर कार्य किया करते थे, और कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, और कच्चे माल को फाइनली गुड्स में परिवर्तित करते थे, यानी कि सामानों में बदला करते थे। कच्चे माल से फाइनली सामान बनाकर वो तैयार करते थे कारखाने में। विच वर हाई इन डिमांड, जो उस समय डिमांड में था, ठीक है। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप्स system was in practice and duly followed in acquiring trade specific skill, ठीक है। कह रहा है फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप्स, इट मीन्स अप्रेंटिस जो होती है यानी कि प्रशिक्षण देना, ठीक है, और ये फैमिली बेस्ड होती थी, यानी कि जो उस किसी कार्य में दक्ष होता था वो अपने घरों पर घरों में दूसरे लोगों को शिक्षित किया करता था, ठीक है, यानी कि उस हुनर को ट्रांसफ़र करता था दूसरों को, ठीक है। द आर्टिसियन, क्राफ्ट्समैन एंड स्किल्ड लेबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लर्न एंड डेवलप्ड स्किल एंड नॉलेज विच वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर है। The artisans,
क्राफ्ट्समैन एंड स्किल्ड लेबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो अपने अपने क्षेत्र के हुनरमंद लोग थे, वो अपने नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र भी किया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, आइए यहाँ देखते हैं ये जो चार्ट दिया गया है। वेट, हुंडी एज प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, यहाँ हुंडी यहाँ जो हुंडी प्रचलन में थी, यानी कि व्यापार के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स यानी कागजी कार्रवाई हुआ करती थी, उसको उस समय के हुंडी यानी कि कागजी कार्रवाई जो होती थी उस पर फोकस किया जा रहा है। नेम ऑफ हुंडी, कौन कौन से कागजी कार्रवाई होती थी? धानी जो, ठीक है, यानी कि नेम ऑफ हुंडी, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ हुंडी। ठीक है, धानी जो, इसमें जो फंक्शन ऑफ हुंडी है उसका क्या तात्पर्य है? पेबल टू एनी वन एनी पर्सन, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति को पेबल था। नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है, तो यानी कि उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, वो किसी को भी पेबल होता था। यानी कि यदि कोई भी आप व्यक्ति को वहाँ भेज देते थे तो वो उसके हाथ में पेमेंट दे दिया करता था। ठीक है, सहयोग, इसमें क्या है? पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन समवन रेस्पेक्टेबल लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को, यानी कि जिसको आप जानते हो, ठीक है, या लेने वाला, पेमेंट लेने वाला जिसको पेमेंट देना है, यदि वो किसी व्यक्ति को आपसे परिचय कराता है, उसी को हैंड ओवर होता था पेमेंट। ठीक है, लायबिलिटी उसी की होती थी। थर्ड वन है फरमान जोब। ठीक है, इसमें हुंडी मेड पेएबल टू ऑर्डर, इसमें आदेशित व्यक्ति को ही पेमेंट पेएबल होता था। ठीक है, देखनहार, नेक्स्ट है देखनहार, इसमें क्या दे रहा है? फंक्शन ऑफ हुंडी देखिए, पेएबल टू द प्रेजेंटर और बियरर। इसमें प्रस्तुतकर्ता को ही, यानी कि जो प्रेजेंट होता था सामने, उसे ही क्या है? पेमेंट दे होता था, यानी कि उसी को पेमेंट, यानी कि जो प्रस्तुत होता है सामने, ठीक है, उसी को पेमेंट दिया जाता है। धानी जोग, इसमें क्या है? पेएबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स्ड टर्म। ठीक है, इसमें जो पेएबल अमाउंट है वो किसी भी व्यक्ति को, यानी कि आप यदि नहीं आ पा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उसे भी पेएबल यानी कि पेमेंट हो जाता था, और देने वाले की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, वो आप पर डिपेंड करता है। ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स्ड टर्म। ठीक है, परंतु इसमें एक निश्चित अवधि के बाद पेमेंट दे होना ज़रूरी था। ठीक है, फिरमन जोग, इसमें है हुंडी मेड पेएबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स्ड टर्म। इसमें भी यही बात कही गई है कि एक निश्चित टर्म, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के बाद पेमेंट दे होता था। लास्ट वन जोखिम, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, यह दिए गए माल पर दे होता था, यानी कि जोखिम में ये जो माल हैंड ओवर होता था उस पर पेमेंट दे होता था,
इफ़ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्राइवर और होल्डर बियर द कॉस्ट। यदि मार्ग में सामान जो होता था यदि गुम हो जाए, खो जाए, तो ऐसे में द ड्राइवर और होल्डर बियर द कॉस्ट। ठीक है, कह रहे हैं जो माल लेने वाला है, मार्ग में यदि आपका सामान खो जाता है तो माल लेने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, माल देने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। क्लियर है? यानी कि जो डिस्पैच करता है, यानी कि जो डिस्पैच कर रहा है, माल को हैंड ओवर कर दे रहा है, उसके बाद से उसकी उस सामान पर लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल माल देने तक की है। ठीक है, इसके बाद रास्ते में क्या माल के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो कुछ भी, वो माल लेने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, एंड द ड्राइवर कैरीज नो लायबिलिटी, और माल देने वाले की इसका कोई दायित्व नहीं बनता है। क्लियर है? तो ये उस समय का हुंडी प्रैक्टिस में थी, यानी कि प्रचलन में थी, किसके द्वारा? इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा। क्लियर है? तो ये प्राचीन समय में प्रथाएं चलती थीं। ठीक है, जब स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टर्म्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आगे नए नए टर्म्स आएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके लिए ये कहना आवश्यक है कि आप बुक रीडिंग अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए ये नए टर्म्स हैं, ज़रूरी है आपको बुक रीडिंग करना। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।